हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोगों की यहां पर क्लास 6 की एनसीईआरटी ज्योग्राफी की सीरीज चल रही है। आज आपका इसी क्रम में अध्याय 7वां है। यहां पर हम लोग हमारा देश भारत अध्याय को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है। यहां पर आज के अध्याय में हम लोग अपने देश भारत के बारे में जानेंगे। तो चलिए मैं आपको मैप पर लिए चलता हूं। आपके सामने यहाँ पर विश्व मैप दिया गया है और विश्व मैप में आप देख पा रहे हैं जो आपका पूर्वी गोलार्ध है, यानी कि जो आपकी प्रधान याम्योत्तर रेखा है उसके पूर्व वाला जो हिस्सा है इसको पूर्वी गोलार्ध कहा जाता है। तो जो एशिया महाद्वीप है ये पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। तो एशिया महाद्वीप के दक्षिण में भारत की स्थिति पड़ती है, यानी भारत जो है एक दक्षिण एशियाई देश है, एशिया के दक्षिण में अवस्थित है। भारत के उत्तर में जो है हिमालय पर्वत प्रहरी की भांति खड़ा हुआ है। भारत के पश्चिम में अरब महासागर है और भारत के पूर्व में जो है बंगाल की खाड़ी पड़ती है। वहीं भारत के दक्षिण में जो है हिंद महासागर है। तो तीन तरफ से भारत जो है नीचे से समुद्र से घिरा हुआ है। तो ये भारत का जो दक्षिणी वाला हिस्सा है इसको प्रायद्वीपीय भाग बोला जाता है। देखिए, प्रायद्वीप वह भाग होता है जो तीन तरफ से जल से घिरा होता है, उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो भारत का क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, यानी कि वास्तविक जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है। उत्तर में लद्दाख से लेकर, यानी यहां से लेकर, और दक्षिण में जो कन्याकुमारी है यहां तक भारत का विस्तार जो है 3,214 किलोमीटर है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर पश्चिम में कच्छ तक इसका विस्तार जो है 2,933 किलोमीटर है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से लेकर और पश्चिम में कच्छ तक इसकी जो टोटल लंबाई है ये 2,933 किलोमीटर है। वहीं उत्तर से दक्षिण के बीच में जो लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी के बीच की जो लंबाई है वो 3,214 किलोमीटर है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, भारत जो है विविधताओं वाला देश है, यानी यहाँ पर विविधता न केवल सांस्कृतिक और जातीय स्तर पर विविधता मौजूद है, बल्कि यहाँ पर जलवायु, वनस्पति और यहाँ के वन्यजीवों में भी विविधता विद्यमान है। अगर यहाँ की आबादी की बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, अब तक हमारे यहाँ 2011 के सेंसस के आंकड़े चल रहे हैं, क्योंकि अभी नवीनतम जो आपकी जनगणना है ये संपन्न नहीं हो पाई है। इस वजह से नवीनतम जनगणना के आंकड़े नहीं आए हैं। तो 2011 की जनगणना को अगर आधार बनाएं तो 2011 से अब तक भारत की जो आबादी है 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यानी अभी जो हाल में ही जो कुछ अन्य देशों की जो रिपोर्ट आई है, यानी कुछ जो विश्व स्तर की संस्थाएं उनकी रिपोर्ट आई है, उनके अनुसार तो भारत जो है आबादी के मामले में पहले स्थान पे पहुंच गया है। लेकिन चूंकि अभी तक हमारे यहाँ हमारे देश की जो जनगणना है, नवीनतम जनगणना, वो हो नहीं पाई है, इस वजह से अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो 2011 की आबादी के अकॉर्डिंग जो है चीन के बाद भारत जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश है। यहां पर भारत की स्थिति बताई गई है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, यहां पर मैं फिर से दिखा दे रहा हूं, ये आपकी जो है इक्वेटर लाइन जा रही है, जिसको विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा कहा जाता है। और भारत जो है इक्वेटर लाइन के ऊपर है, यानी भारत की स्थिति जो है पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में पड़ती है। तो भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा देश के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। और यह रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य कौन कौन से हैं? ये गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इन 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। दक्षिण से लेकर उत्तर की ओर भारत की जो मुख्य भूमि का विस्तार है, यानी यहाँ पर अक्षांशी विस्तार की बात की गई है, तो हमारा अक्षांशी विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 67 डिग्री 6 मिनट के बीच में है। वहीं हमारे देशांतरी विस्तार की बात करें तो भारत का जो देशांतरी विस्तार है, ये पश्चिम से पूर्व तक भारत का जो देशांतरी विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के बीच में है। अगर हम यहां पर फिर से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, देखिए, प्रधान याम्योत्तर के पूर्व वाला जो हिस्सा है इसको पूर्वी गोलार्ध माना जाता है। तो यहां पे वही चीज बताई गई है कि अगर हम विश्व को पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में डिवाइड कर दें तो भारत की स्थिति जो है पूर्वी गोलार्ध में पड़ती है। देखिए, चूंकि हमारे देश का जो देशांतरी विस्तार है ये काफी ज्यादा है, यानी हमारे देश का जो देशांतरी विस्तार है लगभग 29 अंश का है। यानी कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जो कच्छ वाला स्थान है और अरुणाचल प्रदेश वाला स्थान है, यहाँ पर लगभग समय में 1.25 घंटे का अंतर है। तो इस अंतर को भरने के लिए हमने एक अपने देश की मानक समय रेखा मानी है और ये भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है। तो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर को हमारे यहाँ स्थानीय समय माना गया है, यानी ये भारत का मानक याम्योत्तर समय है। और यही समय जो है पूर्व में भी लागू होता है और पश्चिम में भी लागू होता है। अब यहां पर भारत के पड़ोसी देशों की बात की गई है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं,
देखिए, हमेशा चीज़ों को फैक्ट से याद करने की अपेक्षा आप लोग मैप से समझा कीजिए। अगर आप लोग चीज़ों को मैप से समझेंगे तो एग्जाम में कभी भूलेंगे नहीं। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं भारत के पश्चिम से। तो आप देख पा रहे हैं भारत के पश्चिम में पाकिस्तान पड़ रहा है, भारत के उत्तर पश्चिम में जो अफगानिस्तान है। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अफगानिस्तान वाला रीजन जो है ये पीओके से टच करता है, यानी जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उस हिस्से से टच करता है ये। इसके बाद आप देख पा रहे हैं भारत के जो है पूर्व में चाइना पड़ रहा है, पूर्व में ही यहाँ पर नेपाल पड़ रहा है, भूटान पड़ रहा है, फिर इधर आप देख पा रहे हैं बांग्लादेश पड़ रहा है और म्यांमार पड़ रहा है। तो ये 7 देश तो स्थलीय सीमा वाले देश हैं, इनसे हमारी स्थलीय सीमा टच होती है। 2 देश और भी हैं जिनसे हमारी जलीय सीमा टच होती है, एक तो श्रीलंका है और दूसरा मालदीव है, इनसे हमारी समुद्री सीमा टच करती है। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें बताई गई हैं। देखिए, सभी देशों में बांग्लादेश के साथ भारत सबसे लंबी सीमा साझा करता है, यानी बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा की जो लंबाई है वो 4096.7 किलोमीटर है और यह दुनिया की 5वीं सबसे लंबी भूमि सीमा है। भारत की जो सबसे छोटी सीमा है वो अफगानिस्तान के साथ है, यानी भारत जो अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और जैसा कि हमने बताया था कि 7 तो हमारे स्थल खंड वाले स्थलीय सीमा वाले देश हैं और 2 हमारे समुद्री सीमा वाले देश हैं। तो 2 समुद्री सीमा वाले देशों में श्रीलंका और मालदीव शामिल हैं। पाक जल संधि जो है ये भारत को श्रीलंका से अलग करती है, यानी कि भारत और श्रीलंका के बीच में यहाँ पर पाक जल संधि है जो कि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। अब देखिए, यहाँ पर टाइम जोन के बारे में बताया गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका में 7 और कनाडा में 6 मानक समय हैं। राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत का जो विस्तार है काफ़ी ज़्यादा है, हमारे यहाँ जो जनसंख्या है वो भी बहुत ज़्यादा है। अगर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें तो दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश भारत ही है। तो भारत एक विशाल देश है। तो प्रशासनिक क्रियाकलापों को सुगम बनाने के लिए हमने अपने देश को 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों यानी यूनियन टेरिटरीज में डिवाइड किया है। दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। हमारे देश में जो राज्यों का निर्माण हुआ है मुख्यतः भाषाओं के आधार पर हुआ है। अब है भौतिक विभाजन यानी फिजिकल डिवीजन। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं हमारे यहाँ विविधता न केवल सांस्कृतिक या जनजातीय स्तर पर मौजूद है, बल्कि हमारे यहाँ जो विविधता है वो भौतिक स्तर पर भी मौजूद है, यानी भारत के जो भौतिक भूगोल है उस स्तर पर भी विविधता मौजूद है। यानी हमारे यहाँ पर्वत भी हैं, पठार भी हैं, मैदान भी हैं, तट भी हैं, द्वीप समूह भी हैं। यानी भारत ही ऐसा एक देश है जहाँ पर आपको किसी भी प्रकार का लुत्फ उठाना है तो आप कहीं भी जा सकते हैं। अगर आपको बर्फबारी का आनंद लेना है तो शिमला चले जाइए या जम्मू कश्मीर चले जाइए। रेगिस्तान को देखना है तो राजस्थान चले जाइए, थार का डेजर्ट पड़ता है। अगर आपको जो है उष्णकटिबंधीय जलवायु देखनी है तो साउथ इंडिया में चले जाइए, पश्चिमी घाट में चले जाइए, या फिर आपको समुद्र का मजा लेना है तो पूर्वी किनारे पर या पश्चिमी किनारे पर कहीं भी जा सकते हैं। द्वीप देखने हैं तो हमारे यहाँ द्वीप समूह भी मौजूद हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप द्वीप समूह मौजूद हैं। तो भारत अपने आप में एक यूनिक देश है, यानी यहाँ पर सब कुछ मौजूद है। तो सबसे पहले बात करते हैं उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत की। तो उत्तर में स्थित हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समानांतर श्रृंखलाओं में बांटा जाता है। देखिए, सबसे उत्तर में स्थित इसकी जो श्रृंखला है, सबसे उत्तर में पड़ने वाली इसकी जो श्रृंखला है इसको बृहद हिमालय या फिर हिमाद्री कहते हैं। और इसी रीजन में, यानी बृहद हिमालय या फिर हिमाद्री वाले रीजन में ही विश्व की सबसे ऊंची चोटियां विद्यमान हैं। बृहद हिमालय या हिमाद्री के दक्षिण में जो है मध्य हिमालय या हिमाचल पड़ता है, यानी बीच में यहाँ पर मध्य हिमालय या हिमाचल वाली श्रेणी पड़ती है। तो बहुत से जो लोकप्रिय पहाड़ी स्थान हैं वो मध्य हिमालय या हिमाचल में पड़ते हैं। और सबसे एंड में, सबसे अंत में जो श्रृंखला आती है वो आती है शिवालिक। तो शिवालिक श्रृंखला जो है सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है। देखिए, हिमालय के दक्षिण में आ जाएं तो फिर पड़ता है आपका उत्तर का मैदान, यानी हिमालय के दक्षिण में ये वाला जो हिस्सा पड़ता है उत्तर का मैदान बोला जाता है। ये वाला पोर्शन आप देख पा रहे हैं, ये पूरा मैदान जो है उत्तर का मैदान बोला जाता है, ये वाला पोर्शन। तो ये जो मैदान है समतल और सपाट मैदान है, और ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी जो सहायक नदियां हैं इनके द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बना है। नदियों ने ये मैदान निर्मित किया है। तो ये मैदान जो है कृषि के लिए बहुत ज़्यादा उपजाऊ है, और यही कारण है कि ये दुनिया के सबसे सघन मैदान है, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा आबादी आपको देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर सभी चीज़ें अनुकूल हैं। खेती के लिए उपजाऊ जमीन भी है, इसके अलावा जो परिवहन के साधन हैं वो भी यहाँ पर अच्छे खासे हैं, घर बनाने के लिए भी सामग्री मिल जाती है। तो इसी वजह से जो गंगा घाटी के मैदान हैं वो सबसे ज़्यादा बसे हुए हैं। अब देखिए, यहाँ पर जलोढ़ निक्षेप के बारे में बताया गया है कि जलोढ़ निक्षेप क्या होता है। जलोढ़ निक्षेप जो है नदियों के द्वारा लाई गई बहुत महीन मिट्टी होती है और नदी बेसिन में ये निक्षेपित कर दी जाती है। सहायक नदी का मतलब क्या है? सहायक नदी या सरिता जो मुख्य नदी में किसी भी तरफ से आकर मिलती है उसको सहायक नदी या सरिता कहा जाता है, और ये अपना जल मुख्य नदी में विसर्जित कर देती है। अब देखिए, यहाँ पर भारत के जो पश्चिमी भाग है इसके बारे में बताया गया है कि भारत का जो पश्चिमी भाग है, तो पश्चिमी भाग में भारतीय महामरुस्थल है, यानी भारत का ये वाला जो रीजन है ये वाला मरुस्थलीय रीजन है।
और यहाँ की जलवायु की बात करें, यहाँ की जलवायु शुष्क है, यानी ये पूरा मरुस्थल शुष्क, गर्म और रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत कम है। यहाँ पर वनस्पति के नाम पर जो कांटेदार झाड़ियां हैं वो उगती हैं। देखिए उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार पड़ता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये प्रायद्वीपीय पठार वाला पोर्शन है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, प्रायद्वीप का मतलब क्या होता है कि तीन तरफ से जल से घिरा हुआ जो स्थलखंड होता है उसको प्रायद्वीप कहा जाता है। तो इसकी आकृति जो है त्रिभुजाकार है और इसका धरातल जो है काफी ऊंचा नीचा है। प्रायद्वीपीय भारत में भी बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, घाटियां भी हैं। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, यानी उत्तर पश्चिम का मतलब ये वाला जो रीजन है, ये उत्तर पश्चिम वाला रीजन है। यहाँ पर अरावली श्रेणी पड़ती है और अरावली श्रृंखला जो है विश्व की सबसे पुरानी पहाड़ी श्रृंखला है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बीच में मध्य में यहाँ पर आपको विंध्य और सतपुड़ा की जो श्रेणियां हैं वो देखने को मिल जाएंगी। तो मध्य में जो है विंध्य और सतपुड़ा की श्रृंखलाएं हैं, जिनसे होकर नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती नदियां जो है पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियां हैं और ये दोनों नदियां जो है अरब सागर में अपना जल यहाँ पर गिराती हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट, यानी इसके पश्चिम में इस साइड में आप देख पा रहे हैं ये वाला पोर्शन जो पश्चिमी घाट बोला जाता है, जिसको पश्चिमी घाट या फिर सह्याद्री भी कहा जाता है। और पूर्व में यहाँ पर ये पूर्वी घाट वाला रीजन है। पश्चिमी घाट का विस्तार जो है एक समान रूप से हुआ है, यानी पश्चिमी घाट जो सतत अवस्था में है। पश्चिमी घाट को केवल दर्रों के जरिए ही इसको पार किया जा सकता है। इन सब चीजों को हम आगामी अध्यायों में पढ़ेंगे। जबकि पूर्वी घाट जो है सतत अवस्था में नहीं है, पूर्वी घाट जो बीच बीच में टूटा हुआ है और असमान है। अब देखिए जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है, प्रायद्वीपीय पठार जो है खनिजों की दृष्टि से काफी ज्यादा संपन्न है। यहां पर जो है कोयला, लौह यस्क की प्रचुरता विद्यमान है। पश्चिमी घाट के पश्चिम में देखिए ये आपका पश्चिमी घाट रहा। पश्चिमी घाट के भी पश्चिम में ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से की बात हो रही है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये वाला हिस्सा। तो ये वाला जो हिस्सा है ये तटीय मैदान है। ये पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में, पूर्वी घाट के पूर्व में, पूर्वी घाट ये वाला है, इसके पूर्व वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा। तो पश्चिमी घाट के पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है। पश्चिम के तटीय मैदान की बात करें तो पश्चिम के तटीय मैदान काफी संकरे हैं, जबकि पूर्वी तटीय मैदान अपेक्षाकृत चौड़े हैं। क्यों चौड़े होने का रीजन ये है क्योंकि पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियां हैं। ये प्रायद्वीपीय भारत की जो अधिकांश नदियां हैं पूर्व की ओर बहकर अपना जो जल है बंगाल की खाड़ी में गिराती हैं। तो इसी वजह से जो पूर्व के मैदान है वो काफी ज्यादा चौड़े हैं। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती हैं और ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। देखिए जिस समय नदी समुद्र में मिलने वाली होती है तब तक उसकी गति जो बहुत ज्यादा मंद हो जाती है। गति मंद होने की वजह से अंतिम समय में नदी जो है कई वितरकाओं में डिवाइड हो जाती है, कई वितरकाओं इस तरह से डिवाइड हो जाती है, तो एक डेल्टा का निर्माण होता है। यहां पर बताया गया कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का जो डेल्टा है ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे इस साइड में यहाँ पे पड़ता है गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, ये सुंदरबन डेल्टा यहाँ पे पड़ता है, बंगाल में पड़ता है और ये विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। उस डेल्टा की आकृति जो है त्रिभुजाकार है। डेल्टा का मतलब यहाँ बताया गया डेल्टा स्थल का वह भाग है जो नदी के मुहाने पर बनता है, यानी जहां पर नदियां समुद्र में प्रवेश करती हैं उस जगह को नदी का मुहाना कहा जाता है और वहीं पर डेल्टा का निर्माण होता है। इसके अलावा भारत में 2 द्वीप समूह भी हैं। अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह पड़ता है और बंगाल की खाड़ी में जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पड़ता है। देखिए लक्षद्वीप द्वीप समूह जो है ये प्रवाल द्वीप है। प्रवाल आप जानते हैं, प्रवाल छोटे समुद्री जंतुओं के कंकाल होते हैं, यानी ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ कंकाल होता है। प्रवाल क्या है? प्रवाल एक जीव है। जब वो जीव मर जाता है तो जीव के बाहरी सतह पर एक कंकाल होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। तो जीवित जीव जब मरते हैं, यानी जीवित जो पौले में मरते हैं, तब उनका कंकाल बच जाता है और लगातार जब जीव मरते जाते हैं तो कंकालों की पूरी एक श्रृंखला होती है जो एक के ऊपर एक चढ़ती चली जाती है। तो ऐसे करके ये काफी ज्यादा ऊंचे हो जाते हैं और इस तरह से प्रवाल द्वीपों का निर्माण होता है। तो भारत का जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है ये प्रवाल द्वीपों से निर्मित द्वीप है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है, यानी दक्षिण पूर्व में पड़ते हैं और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह जो है 2004 में सुनामी आई थी उससे प्रभावित हुए थे। सुनामी के बारे में बताया गया है कि सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप की वजह से उत्पन्न होती है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इसके अलावा इस अध्याय से संबंधित जो अभ्यास प्रश्नों का वीडियो है वो भी अवश्य देखिए, ताकि आपने यहाँ पर कितना पढ़ा है उसका आप अभ्यास कर पाएं। इसके अलावा मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अब आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप नोट्स को हमारे टेलीग्राम से जाकर परचेज कर सकते हैं, तो आपको किसी प्रकार की नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। नोट्स ना बनाकर आपका टाइम बचेगा और उतने टाइम आप किसी अन्य विषय को देंगे तो आपकी तैयारी और बेहतर हो पाएगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।